हेलो बच्चों, कैसे हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रखे होंगे। ओके दोस्तों, तो आज हम उसी चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक है अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध। दोस्तों, हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पता है कि जो अपवन वेग और धारा में जो संबंध होता है, जब हम डेरिवेशन करते हैं तो I इक्वल टू होता है NaEVd। बच्चों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, जो Vd है, Vd का मतलब है दोस्तों यहाँ पर अपवन वेग। समझ पा रहे हैं क्या? Vd का मतलब क्या है? अपवन वेग, अपवन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर n क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। ए क्या है? एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया है। तो प्यारे बच्चों, जो फॉर्मूला होता है नीट के हिसाब से आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। और वी डी इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू है वो आती है म्यू इंटू ई। यहाँ पर म्यू क्या है बच्चों? म्यू है मोबिलिटी, या मैं बोल सकता हूँ गतिशीलता, गतिशीलता, ठीक है। तो अगर मैं वी डी की जगह, इस वी डी की जगह वैल्यू पुट कर दूँ ये वाली, तो कितना आ जाएगा? NaE इंटू म्यू ई। ओके दोस्त, चलते हैं आगे। अब हम कुछ कंडीशंस लेके चलते हैं यहाँ पर, और वो कंडीशन कुछ यूँ है कि अगर I हमारे पास कांस्टेंट हो जाए, अगर ये जो I आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये क्या हो जाए बच्चों? कांस्टेंट हो जाए, यानी नियत हो जाए, तो इस वैल्यू के बराबर हमारे पास नियत आ जाएगा। देखो, यानी NaEVd इज इक्वल टू नियत। ओके, सो अगर ऐसा होगा तो हमारे पास A इंटू वी डी इज इक्वल टू नियत आ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट होता है। सो वेरी कौन कर सकता है? A इंटू वी डी। ये दोनों पार्ट क्या कर सकते हैं? वेरी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है बच्चों? नियत के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि वी डी जो है ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अगर ऐसा हमारे पास कोई रिलेशन दे रखा है ये वाला, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं A1VD1 इज इक्वल टू A2VD2। A1 A2 क्या है बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं, एंड VD1 एंड VD2 क्या है? अपवन वेग है। तो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लूँ तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों, जब आपने बर्नौली का जो प्रिंसिपल है वहाँ पे आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा होगा, यानी सातत्य समीकरण। तो उसका भी ऐसा सेम टू सेम रिजल्ट आता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन है, देख पा रहे हैं। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो आप देखो, अगर एरिया बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवन वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये VD1 का वैल्यू कम होगा अगर ये एरिया बड़ा है तो, समझ गए। और अगर ये एरिया आप देख पा रहे हैं छोटा है, तो यहाँ अगर एरिया डाउन होता है यानी कम होता है तो अपवन वेग ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर रिलेशन क्या है दोनों वेलोसिटीज़ में? VD1 जो है वो लेस देन होगा किससे? VD2 से। ये वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपवन वेग व विभवांतर में संबंध। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। E इज इक्वल टू होता है V/L। V है पोटेंशियल, L क्या है? लेंथ। कैपेसिटर के लिए पढ़ा होगा ये फॉर्मूला आपने। और Vd इक्वल टू हमने ये पीछे देखा ही है, Vd इक्वल टू होता है E कैपिटल E/M इंटू टाउ, ठीक है। तो अगर अपन देखें Vd इज इक्वल टू E/M, ऐसे कैसे आ गया? और इस E की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा V/L इंटू टाउ। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि Vd जो है वो विभवांतर के क्या आ रहा है? सीधा समानुपाती आ रहा है। इसका मतलब V क्या है? विभवांतर। L जो है नॉट डिपेंड, यहाँ L पे डिपेंड नहीं करता है Vd, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, Vd L पे डिपेंड नहीं करे। कई बच्चों को लगता है कि यहाँ डिपेंड कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसका कुछ रीजन्स हैं जो कि अपन डेप्थ में जब वीडियोज़ में पढ़ते हैं वहाँ पे इसको सीखते हैं।
अभी अपन ओरली देख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ओनली नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें बस। अभी ये शॉर्ट नोट्स है आपके लिए। अगर आपको इनकी PDF चाहिए दोस्तों, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। Q इज इक्वल टू 4t³ प्लस 5t प्लस 6 कूलाम। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पृष्ठ से प्रभावित या प्रवाहित ताक्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब भी आपको आवेश का मान टाइम t के फंक्शन के फॉर्म में दिया जाए, तो आप धारा कैसे निकालेंगे बताओ। तो धारा निकालने का हमारे पास सीधा सा तरीका है दोस्तों कि I इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ताक्षणिक धारा का, dQ/dt। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ कि I इज इक्वल टू d/dt इंटू Q की जगह वैल्यू पुट करूँगा 4t³ प्लस 5t प्लस 6। ठीक है, सो आगे बात करें, I इज इक्वल टू, या थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। सो I इज इक्वल टू, अगर इसका अवकलन करूँगा तो बच्चों आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको अवकलन तो आता ही होगा। पावर नीचे आएगी, 4t हो गया 12t² प्लस 5t का रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 0। तो I कितना आ गया 12t² प्लस 5। अब बच्चों हमारे से जो करंट पूछी है इन्होंने, वो पूछी है I जो है t इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, सो ये हो गया 17 एम्पियर। ठीक है, सो ऐसे आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है बच्चों। यहाँ पर ताक्षणिक बोला है तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है बच्चों, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो विभवांतर है चालक तार के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। या V इक्वल टू IR हमारे पास फॉर्मूला होता है, या I इक्वल टू हो जाएगा V/R हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ I और V के बीच में, तो एक सरल रेखा हमारे को प्राप्त होगी। अगर इसका स्लोप देखूँ तो tan थीटा इक्वल टू I/V, या कहें तो 1/R। नेक्स्ट चलते हैं ओम के नियम का सदिश रूप। ओम के नियम का सदिश रूप है J इक्वल टू सिग्मा E, या वेक्टर फॉर्म में J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है चालकता, कंडक्टिविटी। इसको जो ये रिजल्ट है ये डेरिवेशन से आता है NE²τ/m। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता क्या है, ये जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख पा रहे हैं ना, इसको मैं डायरेक्टली इन दोनों रिलेशन को एक साथ लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो यहाँ ये बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, R इज इक्वल टू ρL/A, यानी कि रो क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता क्या है, ये एक पदार्थ का गुण होता है बच्चों। ये पदार्थ के ताप पर भी क्या करता है, निर्भर करती है। इसका मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। सिग्मा और रो में रिलेशन यह आएगा, रो इज इक्वल टू होता है 1/रो। अगर रो का मात्रक है ओम इंटू मीटर तो उस पर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स, या महो मीटर इन्वर्स, या सीमेंस मीटर इन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चालकता की विमा क्या होगी। आई होप आपको विमा सबको कैलकुलेट करना आता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर लेता हूँ आपसे। विमा आप कैलकुलेट करेंगे, रटेंगे नहीं, बिल्कुल भी रटना नहीं है। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका सीखिए बच्चों, आप कितना क्या रट लेंगे, रटने से कुछ नहीं होगा यहाँ। अब बात करते हैं ओमीय चालक क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओमीय चालक। तो ओमीय चालक किसे कहते हैं, ऐसे चालक जो
ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके लिए आई व वी के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। भाई ओम का नियम तो तभी फॉलो होता है जब आई और वी के बीच में एक सरल रेखा आपको मिलती है। ये हमने प्रयोगों से भी जाना है, आपने प्रयोग भी किया होगा स्कूलों के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अनओमीय चालक। अनओमीय चालक जस्ट इसका रिवर्स डेफिनेशन हो जाएगा कि ऐसे चालक जो ओम के नियम का फॉलो नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। तो उनके जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं वो कैसे ग्राफ आ रहे हैं, वक्रीय फॉर्म में आ रहे हैं, सरल रेखा ग्राफ नहीं है। जैसी एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, टॉर्च का बल्ब हुआ, डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, निर्वात नलिका हुई, ये सभी ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ताप में वृद्धि होने से प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है व चालकता का मान घट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन आता है रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस एल्फा टी। रो टी क्या है, किसी टी टाइम पर प्रतिरोधकता, और रो नोट क्या है, टी बराबर 0 समय पर प्रतिरोधकता। इतना फैक्टर ये इंक्रीज हो गई। ताप में वृद्धि करोगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, ये अंडरलाइन आप कर लेंगे। चालकता का मान घट जाएगा, क्यों? क्योंकि सिग्मा होता है 1/रो। अगर प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो चालकता तो कम होगी। ये तो सीधी सी बात है। तो एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। एल्फा क्या है, एल्फा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है, जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका भी फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ये प्लस है बच्चों यहाँ पर 1 प्लस एल्फा टी। अब बात करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बच्चों? अगर हम प्रतिरोधों को एक सीरीज के फॉर्म में, एक श्रृंखला के रूप में जोड़ें, यानी कि इसका टर्मिनल और इसका पहला टर्मिनल आपस में एक जगह जुड़ जाएं, इनके टर्मिनल्स आपस में जुड़ते जाएं तो एक सीरीज बनती जाएगी। इसे ही प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका जो रिजल्टेंट आता है, परिणामी हमारे पास जो प्रतिरोध आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं n प्रतिरोधों की बात करूँगा तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक भी जा सकते हो। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में एक उभयनिष्ठ बिंदुओं के ऊपर जाके प्रतिरोध कनेक्ट किए जाते हैं, यानी सभी का एक एक सिरा एक उभयनिष्ठ बिंदु पे और दूसरा सिरा दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से कनेक्ट करते हैं, और दोनों उभयनिष्ठ बिंदुओं को बैटरी की सहायता से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है, विभवांतर जो है वो V है, जो कि सभी प्रतिरोधों के लिए समान होगा। सो इसका रिजल्टेंट आता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे हमारे पास चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए और भी कोई हेल्प चाहिए फिजिक्स के अंदर, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, वहाँ पे आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। जल्द ही इस चैनल के ऊपर नीट के लिए और IIT JEE के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं सीरीज चलाऊँगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।